हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविता के बारे में पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविता क्या होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव विकिरण क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग अल्फा बीटा गामा का क्षय भी पढ़ेंगे। ठीक है। और कहने का मतलब कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वो स्टेबल में होने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कुछ विकिरण का उत्सर्जन कर देते हैं, जिसको हम लोग अल्फा बीटा गामा विकिरण कहते हैं। और इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, और इनके साथ साथ प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। ठीक है। और कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं, स्टेबल क्यों होते हैं, कहाँ तक के परमाणु क्रमांक वाले न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और कहाँ के अनस्टेबल होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक स्टेबिलिटी जो है, हम लोग एक डायग्राम भी देखेंगे जिसको स्टेबिलिटी का स्थायित्व वेल्ट कहते हैं। ठीक है। तो चैप्टर का नाम पता ही है, नाभिक से रिलेटेड है, यानी कि हम लोग इसमें नाभिक से रिलेटेड रेडिएक्टिविता सब सारी चीज़ें मिक्स करके पढ़ेंगे। अभी आगे आने वाले वीडियो में जो है मास डिफेक्ट है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है, ग्राफ है, फिर न्यूक्लियर रिएक्शन, कहने का मतलब जो रिएक्टर हैं जिसमें ये न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें एक करके आएंगी। तो आज हम लोग रेडियो एक्टिविता क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करते हैं, इनकी खोज किसने किया। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविता। ठीक है ना। रेडियो एक्टिविता हेडिंग है रेडियो एक्टिविता। ठीक, रेडियो एक्टिविता। ठीक है ना। तो हम लोग जो है रेडियो एक्टिविता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। करीब अब तक जो है हम लोग 1500 करीब 1500 न्यूक्लियाई का मतलब नाभिक का मतलब एलिमेंट का जो होते हैं हमको मतलब जानकारी है, इतने तत्व को ज्ञात किया जा चुका है, जिसमें से 260 से कम यानी लेस देन 260 जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और बाकी इसके ऊपर जितने भी होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब अस्थायी होते हैं। और अस्थायी होते हुए जब वो अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं तो अपने में से कुछ विकिरण का उत्सर्जन कर देते हैं अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो जिस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं उन्हीं का नाम हम लोग अल्फा बीटा गामा विकिरण के नाम से जानते हैं। अल्फा कणों का समूह होता है, बीटा भी कणों के बने होते हैं, इसलिए उनको अल्फा बीटा कण कहते हैं। और गामा जो है एक तरह से विकिरण एनर्जी फॉर्म होता है, उसे फोटॉन भी कहा जा सकता है। तो इन तीन चीज़ों का वो उत्सर्जन करके अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं। मतलब जब तब तक जो है अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते रहते हैं जब तक कि वो अस्थायित्व को प्राप्त न कर ले, मतलब कोई ऐसा न्यूक्लियाई ना प्राप्त कर लें जो स्टेबल हो। यानी कहने का मतलब है बिस्मिथ और लेड तक आते आते कोई भारी अगर नाभिक है, जैसे कहने का मतलब है यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, एक्टिनियम है, प्लूटोनियम है, ये सब भारी न्यूक्लियाई है, यानी भारी नाभिक है। ठीक है ना। तो ये अस्थाई नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। तो इसीलिए ये जब स्टेबल अपोजिशन प्राप्त करने के लिए अपने में से क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा विकिरण का उत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है ना। और अपने को अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो इन्हीं को कहा जाता है अल्फा बीटा गामा का विकिरण। तो ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ और इस घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। मतलब कुछ पदार्थ यानी कुछ भारी नाभिक जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम,
यानी जो भी भारी नाभिक होते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने में से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है ना। तो इसी घटना को रेडियो एक्टिविता कहा जाता है, और ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, और जो विकिरण निकलते हैं उनको रेडियो एक्टिव विकिरण कहा जाता है। अल्फा बीटा गामा को रेडियो एक्टिव विकिरण कहा जाता है। तो कहने का मतलब रेडियो एक्टिविता है ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, मतलब ये सामान्य रिएक्शन नहीं होता। मतलब इस रिएक्शन पर ना प्रेशर का ना टेम्परेचर का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे वो अनअफेक्टेड होती है। ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि किस परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं वो स्टेबल होते हैं, कौन वाले अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो रेशियो होता है उस पर डिपेंड करता है उनकी स्टेबिलिटी। तो कौन से एलिमेंट जो है वो स्टेबल में आएंगे, कौन अनस्टेबल में आएंगे, उसके लिए एक स्टेबल बेल्ट होता है, मतलब एक ग्राफ होता है, एक लाइन आएगी, उस लाइन पे जितने भी एलिमेंट पड़ेंगे सब स्टेबल होंगे, और जो आगे ऊपर नीचे पड़ेंगे सब अनस्टेबल होंगे। तो उसकी भी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे आएगा, जैसे ही आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है ना। लिखेंगे कि कुछ भारी तत्व ठीक है, कुछ जैसे कि समस्थानिक भी होते हैं, कुछ जैसे कार्बन का कुछ समस्थानिक है, क्लोरीन का कुछ समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव होता है। तो कुछ भारी तत्व में जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, मतलब एग्जाम्पल है, थोरियम है ना, रेडियम है, प्लूटोनियम है, एक्टिनियम है, ठीक है ना। कुछ भारी तत्व हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम, और बहुत सारे हैं, इत्यादि जिस कह सकते हैं, इत्यादि स्वतः जो है किसका उत्सर्जन करते हैं, स्वतः इमिट्स करते हैं अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। गामा पार्टिकल नहीं बोल सकते हैं, वो रेज होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, यानी फोटॉन उसको कह सकते हैं। ठीक है ना। अल्फा बीटा कण तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं इत्यादि स्वतः। अल्फा कण, बीटा कण क्या होता है, अल्फा कण क्या होते हैं ये भी चर्चा करेंगे, गामा क्या होता है वो भी चर्चा करेंगे, इनका अलग से हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तथा गामा किरणों, जैसे एक्सरेज नहीं होती उसी तरह से गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये इनका उत्सर्जन कर देते हैं। यानी होता क्या है कि उसके अंदर जो है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो रेशियो होता है उसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है, कुछ में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं, तब भी वो अनस्टेबल होते हैं, किस में प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रॉन कम, तब भी अनस्टेबल होते हैं। उनका एक रेशियो होता है, अगर उस रेशियो के बराबर आ जाते हैं तो उन्हें स्टेबल कहा जाता है। तो आगे है, तो ठीक है ना। और जैसे ही अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं तो वो नए नए तत्वों में, नए नए न्यूक्लियाई में, नए नए नाभिक में क्या होते हैं, बनते जाते हैं। ठीक है ना। तो स्वतः अल्फा बीटा कण तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, तथा नए नए नाभिक में, नए नए नाभिक स्वयं नए नए तत्वों में बदलते रहते हैं, या नए नए नाभिकों में या तत्वों में बदलते रहते हैं। ठीक है ना, बदलते हैं, और तब तक बदलते रहते हैं जब तक कि कोई अस्थाई नाभिक न प्राप्त हो जाए। तो अस्थाई नाभिक, जो लास्ट अस्थाई नाभिक है जिसका
परमाणु क्रमांक 82 होता है, 83 बिस्मिथ भी होता है। तो नए नए नाभिक में बदलते रहते हैं जब तक कि इस श्रृंखला में जब तक कि इस श्रृंखला में कोई अस्थाई तत्व ना प्राप्त हो जाए। तो कोई अस्थाई तत्व ना प्राप्त हो जाए। अब अस्थाई तत्व, अब जैसे में उदाहरण डाल देते हैं, जैसे लेड जिसको हम पीबी परमाणु क्रमांक 82 होता है, पीबी है ना। लेड श्रृंखला में कोई अस्थाई तत्व जैसे लेड ना प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए, इस घटना को जो है हम लोग रेडियो एक्टिवता कहते हैं। रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं, है ना। और तो ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा इन विकिरणों को जो निकलते हैं, है ना, जो निकलते हैं तथा इन विकिरणों को रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। ठीक है ना। तो कुछ भारी तत्व होते हैं, कम से कम 1500 ज्ञात न्यूक्लियाई में, नाभिक में यानी तत्वों में कम से कम 260 के आसपास लगभग से कम ही जो है वो स्टेबल होते हैं। 260 से ऊपर जितने भी होते हैं सब अनस्टेबल होते हैं तत्व। अब जैसे ही कुछ एग्जाम्पल ले लिया गया है कि ये सो है, ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए स्टेबल होने के लिए कुछ विकिरण का उत्सर्जन कर देते हैं, है ना। स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? कुछ विकिरणों का क्या कर देते हैं? उत्सर्जन कर देते हैं। तो नए नए तत्वों में बदलते जाते हैं और तब तक बदलते रहते हैं जब तक कि कोई अस्थायी तत्व न मिल जाए। जैसे लेड, या आप एग्जाम्पल में बिस्मिथ भी ले सकते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक 82 तक, है ना। तो इस घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं और ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ, इन विकिरणों को रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिविता की जैसे कि कुछ जानकारी के लिए, जो रेडियो एक्टिविता की जो खोज हुई थी वो अकस्मात एक्सीडेंटली हुई थी 1896 ईस्वी में हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। मतलब कुछ जैसे कि पदार्थ है, जैसे यूरेनियम ही था, यूरेनियम को उन्होंने कागज से ढका हुआ था, मतलब एक कागज से ढक दिया था और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। तो उन्होंने देखा कि सामने पड़ी फोटोग्राफिक प्लेट जो हुई है वो क्या है, प्रभावित हो गई थी। जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया तो उस पे उस यूरेनियम की छाप पड़ गई थी। फिर उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में, मंद प्रकाश में, अंधेरे में करके देखा तो कोई इस तरह की चीजें वो नहीं आई थी फोटोग्राफिक प्लेट पर। फिर उन्होंने क्या किया कि इस यूरेनियम को शीशे में टुकड़ा लिया, फिर उसके बाद उसमें कागज लपेटे, सामने जो है फॉइल रख दिया, क्या नाम है, लेड सिल्वर की, और उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ रिएक्शन हुए हैं, कुछ चीजें हुई हैं जो उसको प्रभावित कर दी, और सिल्वर को क्या भी उन्होंने वो अफेक्ट कर दिया, मतलब काला कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जो भारी नाभिक होते हैं उनसे कुछ किरणें निकलती हैं स्वतः, जिनको उन्होंने रेडियो एक्टिव किरण कहा, विकिरण कहा, और पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा और इस घटना को रेडियो
रेडियो एक्टिविता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसे ही जो है वो इसकी खोज कर डाली कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई में बदलने के लिए वो अपने में से कुछ किरणों को निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसे रेडियो एक्टिविता कहा जाता है। अक्सर ये भारी नाविकों में होता रहता है। ठीक है ना। फिर इसी तरह से रेडियम की खोज हुई। ये रेडियम भी क्या है, एक भारी नाभिक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसकी खोज जो है मैडम क्यूरी और उसके पति पियरे क्यूरी ने 1898 में किया था। रेडियम की खोज किया था, प्लूटोनियम की खोज हुई थी। ठीक है। तो इस तरह से जो है रेडियो एक्टिविता की खोज हुई। ठीक है। और इसमें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि जो अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि अल्फा बीटा एक साथ निकलते हैं कि आगे पीछे निकलते हैं, गामा दोनों के साथ निकलता है कि आगे पीछे निकलता है। धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब उसमें से हम लोग देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था 1898 में। इसकी चाहे तो अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पे, रेडियो एक्टिविता की खोज, रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैक्यूरेल 1896 ईस्वी में किए थे। क्रेल ने 1896 में किया था। ठीक। अब देखिए इसमें अनस्टेबल होने का रीजन क्या है, अनस्टेबल होने का रीजन क्या है। अब जाहिर सी बात है कि जब कुछ एलिमेंट होते हैं ऐसे, उनमें जब प्रोटॉन, जबकि नाभिक प्रोसेस है, हाँ एक चीज है कि ये न्यूक्लियर प्रोसेस है, इस पे ताप, दाब और फिजिकल क्वांटिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो जो रेडियो एक्टिविता है वो न्यूक्लियर फेनोमेना है। जो रेट होता है अल्फा बीटा गामा के क्षय होने का, वो कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर करता है, न्यूक्लियाई के कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेशियो पे निर्भर करता है। अगर ज्यादा मात्रा में है तो रेडियो एक्टिव विकिरण जो होते हैं अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होगा, है ना। तो उनके कॉन्सेंट्रेशन पे, अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है न्यूक्लियाई का तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन तेजी से होगा, कम कॉन्सेंट्रेशन है तो आराम से धीरे धीरे होगा। ठीक है ना। तो रेट ऑफ जो इमिशन होता है अल्फा बीटा गामा का, वो न्यूक्लियाई और नाभिक के कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर करता है। तो रेडियो एक्टिव जो है एक न्यूक्लियर नाभिक की घटना है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविता एक नाभिकीय घटना है, नाभिकीय घटना है ना। इस पे सामान्य रिएक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ये जो है टेम्परेचर, प्रेशर और जो भी अन्य फिजिकल भौतिक क्वांटिटी होती है उससे अनअफेक्टेड होता है। इस पर ताप, दाब तथा अन्य भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर अन्य चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब अनअफेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग चलते हैं कि कौन से परमाणु क्रमांक वाले स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, है ना। तो ये मान के चलिए कि परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर वाले जितने होते हैं सब अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना।
तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर वो स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा गामा जिसका भी उत्सर्जन करना होता है उसका करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ा होगा और 9th में भी है ये केमिस्ट्री पोर्शन में। तो देखिए इसमें ये है कि जिस उस एटम्स के लिए, उन परमाणुओं के लिए, वे परमाणु जो है ना, परमाणु जिनके लिए जो जड़ है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 से कम या 20 के बराबर होता है, 20 है ना, वो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, वे अस्थाई नाभिक होते हैं, है ना। कि वे परमाणु जिनके लिए जड़ की वैल्यू 20 से हो या 20 से कम होते हैं वे अस्थाई नाभिक होते हैं, उनके नाभिक अस्थाई होते हैं, है ना। ऐसे लिखे कि उनके नाभिक क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो 20 या 20 से कम वाले, यानी कहने का मतलब जो रेशियो होता है, कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो लगभग 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी कहने का मतलब n = z, प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, तो वो अस्थाई होते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, हीलियम देख लीजिए यहाँ पे 2 4 है, कार्बन 6 12 है, नाइट्रोजन 7 14 है। देख रहे हैं इसमें कि जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन हैं। आप सोडियम है ना, सोडियम 11 23 लगभग, मैग्नीशियम है 12 24, कैल्शियम है 20 40, है ना। इस तरह से कार्बन चाहे तो 14 और आप 6 लिख सकते हैं। तो ये सब जो क्या है, परमाणु क्रमांक लगभग 20 के अंदर आने वाले हैं और ये स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, है ना। और कौन कौन से स्टेबल होते हैं, और के लिए भी स्टेबल है, जिनके लिए n और p का रेशियो 1.6 होता देखा गया है कि वो भी स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एटम्स, या वे परमाणु, ये भी लिख सकते हैं कि वे परमाणु, है ना, जिनके लिए आप n/p लगभग क्या होता है 1.6, यानी कहने का मतलब है कि 1 से ज्यादा होते हैं या इक्वल होते हैं, है ना, ये रेशियो, वो अस्थाई नाभिक होते हैं, है ना। जिनके लिए होता है ये अस्थाई नाभिक होते हैं, ये अस्थाई नाभिक होते हैं, अस्थाई नाभिक, यानी कि जिनके लिए n और p का रेशियो 1.6 भी होता है, तो उन्हें भी देखा गया कि वो स्टेबल होते हैं, अपने में से अल्फा बीटा गामा नहीं उत्सर्जित करते हैं। अब जैसे एग्जांपल आयरन है और आप चांदी है, आयरन Fe 26 56, उसी तरह से Ag है 108 और 47, ठीक है ना। तो इनके लिए जो रेशियो देखा गया था वो ये देखिए 26p है तो 30 n है, उसी तरह से इसमें 47p है तो 61 क्या है n है। तो इनका n/p जो है 1.6 आ रहा था, तो इसलिए ये स्टेबल न्यूक्लियाई थे जो 20 से ऊपर है ना, ये भी स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। तो कहने का मतलब होता है इनका, अब इसके कि वे जिनके लिए z की वैल्यू 20
से कम या 20 के बराबर होती है वो स्टेबल होते हैं, यानी कि N और P इक्वल टू रेशियो जो होता है 1 होता है, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग बराबर होते हैं। या वे परमाणु जिनके लिए N और P का रेशियो 1.6 होता है, एक से थोड़ा ज्यादा होता है, या 1.5 होता है, 1.5 या 1.6 होता है, वो भी अस्थायी नाभिक होते हैं, जैसे आयरन हुआ, सिल्वर होता। तो जो इन दोनों का पालन करते हैं वो स्टेबल होते हैं, बाकी जो नहीं पालन करते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो रुक रुक के कभी कभी अल्फा बीटा का उत्सर्जन कर देते हैं, ताकि, ठीक है ना। तो इनके लिए एक स्टेबिलिटी लाइन है, वो हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं कि जो बेल्ट में पड़ेंगे वो अस्थायी होंगे, जो नहीं पड़ेंगे वो अनस्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो अभी हम अनस्टेबल होते क्यों हैं वो भी देखा जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, इधर प्रोटॉनों की संख्या है, P की संख्या ले लीजिए, और इधर N की संख्या, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर Z और P बराबर संख्या होंगे तो इसके लिए ग्राफ एक सीधी लाइन आएगी, लेकिन एक सीधी लाइन इसमें बनती नहीं है, और ये बनती है कहाँ तक, कहने का मतलब होता है, मान लीजिए ये 10 हुआ, ये 10, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस यहाँ तक, ये 82, 83 हो सकता है, 82, ठीक है ना। उसी तरह से यह उधर भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो देखिए यहाँ ये जो लाइन है यहाँ पे ये 10 है और ये 20 है एक तरह से, तो ये वाली लाइन, यानी यहाँ तक ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, ठीक है ना। 20 तक जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो यहाँ पर एक ग्राफ में सीधी लाइन होता है। इसके बाद जो इनका स्टेबिलिटी लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि यहाँ तक सीधा होता है, फिर कुछ ऐसे होती है ना। यानी कि ये जो 82 है, 82, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि इस बेल्ट पर, यानी इस लाइन पर, कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा लगभग सीधी ही रहेगी। इस लाइन पे जितने भी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर पड़ेगा इस बेल्ट पर, जैसे इस पे, और इसके जिनका इनका रेशियो आगे पीछे पड़ेगा वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, और जिनका N और P इस पे पड़ेगा वो स्टेबल होंगे। क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे। तो लगभग जो है 82 जो PB है वो 82 तक आता है इस पे, या विस्मित है, विस्मित 83 है ना, 209 शायद इसका परमाणु भार होता है, 209, ठीक है। बाकी जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इनके इस बेल्ट के आगे पीछे होते हैं, और यहाँ तक ये होता, चाहे तो आप इसको मिटा सकते हैं, ये वाली लाइन यहीं तक सीधी होती है, इसके बाद फिर इस तरह का बेल्ट आता है, ठीक है ना। तो इधर वाले जो न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है, और इधर वाले होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है।
इधर वो होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो प्रोटॉन को घटाते हैं, यानी कि रेशियो जो है n/p, तो p ज़्यादा होता है ना, तो इनको घटाना होता है। माने ये अगर p ज़्यादा होगा तो ये चीज़ कम होगा, तो इसको बढ़ाना होगा, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है p की वैल्यू n से अगर ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, तो इसका मतलब इस रेशियो को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे p को कम किया जाता है ना, यहाँ पे p की वैल्यू कम कर देते हैं तो ये रेशियो बढ़ता, और यहाँ पे n ज़्यादा होता है तो इन वाले रेशियो को घटाना होता है ना, तब वो घट करके इस पे आते हैं, इस बेल्ट पे आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ रिएक्शन में ऐसा होगा, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होंगे जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो इसको कम करके उसको हम लोग इस रेशियो का मान बढ़ाएंगे, और यहाँ पे न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है n और p की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 1.6 से, तो इस रेशियो को घटाएंगे, ठीक है ना। तो अब जा करके तो कहने का मतलब होता है कि अल्फा बीटा का उत्सर्जन होता है अक्सर करके, यहाँ पे जो है अल्फा, इस क्षेत्र में अल्फा का उत्सर्जन होता है, क्षय होता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन कम होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन कम होने के लिए बीटा में जड़ की संख्या, यहाँ पर भी बीटा माइनस होता है, बीटा प्लस में न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, है ना। यानी कि अभी हम बाद में बताएंगे बीटा प्लस क्षय होता क्यों, और इधर जो होता है वो बीटा माइनस ही होता है ना, क्योंकि यहाँ पर बीटा अगर निकलता है तो प्रोटॉन एक घट ही जाता है ना। और जब बीटा प्लस का क्षय होता है तो उसमें एक न्यूट्रॉन घट जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है ना। तो इस तरह का इसमें वो होता है। तो ये देखा जाएगा कि जब भी अल्फा का क्षय होता है तो हम देखेंगे अभी रिएक्शन में कि वहां पर प्रोटॉन घट जाता है ना, क्योंकि ये जब घट जाएगा तो ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और जब बीटा का क्षय दो तरह से होता है, बीटा प्लस बीटा माइनस, यानी जिसको हम इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और प्लस वाले को पॉजिट्रॉन कहते हैं, माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वो एंटी कण होता है पॉजिट्रॉन, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि ये दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये ऊपर बन गया, ये बीटा इधर लिख देते हैं, यानी कि ये प्लस माइनस का है। तो जैसे बीटा का उत्सर्जन होता है तो वहां पे न्यूट्रॉन टूट करके प्रोटॉन बनाता है ना, न्यूट्रॉन टूटता है, अभी आगे आएगा, और बनता क्या है, प्रोटॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ जाते हैं तो न्यूट्रॉन टूट जाता है, यानी कहने का मतलब होता, सॉरी, कि इसमें एक प्रोटॉन बढ़ जाते हैं बीटा के उत्सर्जन में, ठीक है ना। माइनस में ये इधर होना चाहिए, सॉरी, माइनस वाला इधर होना चाहिए और प्लस वाला इधर होना चाहिए। और जब प्लस बीटा का उत्सर्जन होता है तो उसमें प्रोटॉन टूटता है और न्यूट्रॉन बढ़ता है, तो यानी कि प्रोटॉन घटता है, न्यूट्रॉन बढ़ता है, तो ये रेशियो बढ़ करके इस बेल्ट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि एक स्टेबिलिटी बेल्ट है एक तरह से, जो इस पे पढ़ेंगे न्यूक्लियाई वो स्टेबल होंगे, जो इसके नीचे या ऊपर पढ़ेंगे वो अनस्टेबल होंगे। और इसलिए ये ग्राफ यहाँ तक हुआ क्योंकि 20 तक क्या होता है, n और p का नंबर बराबर होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए ग्राफ सीधी लाइन होता है। इसके इधर क्या होता है कि n और p का जो रेशियो होता है वो बराबर नहीं होता है, तो उसको 1.6 लाना पड़ता है, या 1.5 भी आ जाए। और यहाँ पे क्या होता है, 1 बराबर p 1 होता है यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस केस वाले रेशियो वाले जो नाभिक होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बाकी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखा जाएगा कि कहीं पे प्रोटॉन बढ़ाना होता है, कहीं पे न्यूट्रॉन बढ़ाना होगा, कहीं प्रोटॉन घटाना होगा, कहीं पे न्यूट्रॉन घटाना होगा। तो ये ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, न्यूक्लियर के नाभिक के अंदर प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है प्रतिकर्षण, ठीक है ना। प्रोटॉन में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो प्रोटॉन की संख्या अगर ज्यादा हो जाए, ज्यादातर ये ऊपर वाला जो इधर नहीं आता है, ज्यादातर नीचे वाले ही ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन वाली संख्या ज्यादा होती है अक्सर, और न्यूट्रॉन वाला जो होता है कुछ होते हैं जिसमें केवल बीटा का क्षय होता है, बाकी में अल्फा और बीटा प्लस का ज्यादा क्षय होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाने के वजह से ही वो अनस्टेबल होते हैं, है ना। प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाने की वजह से वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो और डिटेल में पढ़ेंगे तो और कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए, नाभिक के अंदर जो होता है वो न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन। अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है, इनमें लगता है प्रतिकर्षण बल, तो ये बाहर आना चाहते हैं। तो जो इनमें एक बैलेंस फोर्स होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो कि चार्ज पर निर्भर नहीं करता है और उसका कोई फार्मूला नहीं है, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तरह से कोई ऐसा उसको मापने का कोई फोर्स नहीं होता है। वो यन के बीच और पी के बीच या यन पी के बीच बराबर लगता है, क्योंकि वो चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे निर्भर नहीं करते। जब पी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि तब होता क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या कम करने के लिए ही अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन हो जाता है, ताकि इसका रेशियो पी की वैल्यू कम हो जाए और एन और पी का रेशियो या तो 1 हो जाए या 1.6 या 1.5 हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए अल्फा बीटा निकाल देते हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इनके बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, फिर इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, फिर इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये इस न्यूट्रॉन, ये सारे मिलकर के इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है उसको बांधे रखता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो 100 गुना बड़ा होता है विद्युत बल से। जो प्रतिकर्षण विद्युत बल होता है उससे ही 100 गुना बड़ा होता है। इनके बीच लगने वाले फोर्स को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इनके बीच एक नाभिक के अंदर एक फोर्स लगता है जिसको नाभिकीय बल कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रोटॉन बढ़ता जाए, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए, तो ये जो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये 1 से कम हो जाएगा या 1.6 से कम हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। या कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, पी से भाग देने पर वो 1.6 से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 1.6 से ज्यादा हो जाए, तो वहां न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करने के लिए बीटा कण उत्सर्जित हो जाते हैं, है ना। वहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करना है तो न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है ना। न्यूट्रॉन को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं प्रोटॉन में, तो ये बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है ना। तो ये रेशियो जो है बढ़ करके इतने में आ जाता है, तो वो स्टेबल हो जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है तो हम इसको कम करते हैं, तो अल्फा का उत्सर्जन करा देते हैं, क्योंकि अल्फा उत्सर्जन पे जानते हैं, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं, है ना। 2 प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये कम ज्यादा था, कम हो गया, जिसका रेशियो 1.6 आ जाएगा या तो 1 हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे ऊपर बोर्ड पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ये जो छोर बनाया दिख नहीं रहा है, यानी कहने का मतलब है, मैं यहाँ बना देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ तक, यानी कि ये जो 20 तक, 20 ये हो, 20 एक सीधा ग्राफ होता, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे ग्राफ होता,
और कहाँ तक, 83 तक, परमाणु क्रमांक 83 तक। यानी कि ये वाला ग्राफ ना होकर के अब ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, एन पी बराबर लगभग 1 होता है तो स्टेबल होता है। अब इसमें कोई भी n बराबर p ना 1 होता है ना n अपान p जो है 1.6 होता है इस वैल्यू पे। तो जो न्यूक्लियाई इधर पढ़ते हैं वो भी अनस्टेबल, जो इधर पढ़ते हैं वो भी अनस्टेबल। इसीलिए स्टेबल में आने के लिए अल्फा बीटा का उत्सर्जन करके ये इस रेशियो को प्राप्त करते हैं, तब जा करके इस ग्राफ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 83 या 82, 83 बिस्मिथ का होता है, 82 लेड का होता है। यहाँ तक 6 होता है, इसके बाद सब स्टेबल हो जाते हैं। 82 के नीचे सब क्या होते हैं, लगभग स्टेबल है होते, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, अल्फा बीटा गामा का 6 पढ़ते हैं, ठीक। तो पहला है हम लोगों का बीटा अल्फा डीके, मतलब अल्फा कणों के गुण या अल्फा कण का क्षय, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फा डीके, है ना, या अल्फा कणों के गुण। डीके और गुण दोनों हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्फा कणों के गुण या इसी को अल्फा 6 भी कहा जाता है। अल्फा 6 किस तरह से होता है उसके साथ साथ 6 भी पढ़ेंगे हम लोग, और साथ साथ में इनका गुण भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज और है कि यहाँ पे हम लोग गुण है कि जैसे कि अल्फा बीटा गामा, कहने का मतलब है कि इनका अध्ययन करने के लिए कि ये जो अल्फा कण होते हैं ये धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित, या बीटा कण धनावेशित और ऋणावेशित। इसके लिए रदरफोर्ड ने क्या किया कि यूरेनियम को शीशे के बॉक्स में रख करके 2 स्थिर वैद्युत क्षेत्र या अलग से चुंबकीय क्षेत्र लगा करके उसमें इसको उन्होंने क्या किया, उत्सर्जित कराया। अल्फा मतलब उसका क्षय कराया, मतलब उसका। तो उन्होंने देखा कि जो बीटा कण थे वो ऋण प्लेट की ओर चले गए और जो बीटा कण थे वो धन प्लेट की ओर झुक गए, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा। और जो गामा थे कण थे, यानी गामा विकिरण कहा दिया गया, वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए थे। और एक चीज उसमें यह भी देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली, हालांकि हम जो आगे पढ़ेंगे गुण में, कि जो अल्फा कण निकल रहे थे वो सारे अल्फा कणों की जो चाल थी वो समान थी, और उनमें जो विच्छेद था, अल्फा कणों का विच्छेद था वो ज्यादा नहीं था, बल्कि समान रूप से विच्छेद आ रहा था सभी अल्फा कणों का। और जो बीटा कण था तो उनकी चालें अलग अलग थी। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि उन सारे बीटा कणों की अलग अलग स्पीड थी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी की वजह से के साथ में निकल रहे थे, और उनमें आपस में विच्छेद भी बहुत ज्यादा था। कोई कम विक्षेपित था, कोई बहुत ज्यादा विक्षेपित था, ठीक है। तो देखिए अल्फा कण का ऋण प्लेट की ओर जाना ये बताता है कि ये धनावेशित कण से बने होते हैं। अब बीटा कण का जो है धन प्लेट पर जाने की वजह से ये पता चला कि ऋणावेशित कणों से बने हैं। बाद में उन्हीं को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया कि बीटा कण और कोई कुछ नहीं है बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। और अल्फा कण जो होता है वो क्या है, धनावेशित होता है, और इसे हम लोग कहते हैं हीलियम का नाभिक होता है, क्योंकि अल्फा कण पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बारे में पता किया गया तो वो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उस पर 2 चार्ज आता है। तो अल्फा कण पे भी का जो मास था वो हीलियम के मास के बराबर था। अल्फा कण में जो
प्रोटॉनों की संख्या तो हीलियम के प्रोटॉन के बराबर थे, बशर्ते अल्फा कण पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, मतलब वो दो चार्ज हटा देंगे तो हीलियम के परमाणु में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते, जो बचता है उसे अल्फा कण कहा जाता है, उस पर दो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखिए इनके समान चाल से चलने के वजह से विक्षेप इनमें समान आ रहा था, तो ये इससे ये एक्सपेरिमेंटली निष्कर्ष निकला कि ये इन सभी अल्फा कणों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, और बीटा कणों का विक्षेप अलग अलग आ रहा, अलग अलग वेलोसिटी से बाहर आए थे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, हर बीटा कण अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से बाहर आते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो एक्सपेरिमेंटली कर करके इनको वर्गीकृत कर दिया गया। अब दूसरी चीज है कि जब रेडियोएक्टिव पदार्थ जो होता है उनका जब अल्फा बीटा कणों का जब उत्सर्जन होता है, तो कहने का मतलब ये होता है कि अल्फा बीटा साथ साथ नहीं निकलते, आगे पीछे, जबकि गामा विकिरण जो होता है दोनों के साथ निकलता है। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों साथ कैसे निकलते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब एक बार में एक ही कण का उत्सर्जन होता है, तो कहने का मतलब जब कोई तत्व है अगर वो अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है भारी नाभिक, तो उससे बीटा कण का कैसे उत्सर्जन हो रहा है ना, या बीटा कण उत्सर्जित कर रहा है मान ले, तो उसके साथ साथ अल्फा कण कहाँ से आ रहा है। तो होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो नाभिक होते हैं वो भारी नाभिक जो होते हैं, तो वो कहने का मतलब नए नए तत्वों में बदलते जाते हैं। जैसे पहले कोई नाभिक है वो अल्फा कण का उत्सर्जन किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा कण का पुनः उत्सर्जन करे, है ना। दूसरी बार वो जब नए तत्व में बदलता है तो हो सकता है वो बीटा कण का उत्सर्जन करे, फिर जब वो नए तत्व में बदलता है तो हो सकता है अल्फा कण का उत्सर्जन करे। तो कहने का मतलब ये है कि वो आगे पीछे अल्फा बीटा कणों में से कोई कणों का उत्सर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब प्रश्न ये है कि जब एक तत्व से एक समय पर एक ही प्रकार का अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होता है एक तत्व से, तो वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर वो तीन भागों में क्यों बढ़ जाते हैं। जब एक तत्व से एक बार में एक ही कण उत्सर्जित होता है, अल्फा कण हो या बीटा कण, तो जब हम वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं वो तो तीन कणों में कैसे बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि अल्फा बीटा साथ साथ नहीं निकलते, अगर साथ नहीं निकलते तो फिर जब वैद्युत क्षेत्र हमने लगाया तो फिर कैसे उनका बंटवारा हो गया। तो एक बार में जब एक ही कण का उत्सर्जन होता है तो सही है। असल में जो भारी नाभिक है वो कई नाभिक से बना हुआ है ना, जैसे अल्फा निकल गया तो नए तत्व में बदल जाता है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो नया तत्व बना वो फिर अल्फा का उत्सर्जन करे, हो सकता है वो बीटा का उत्सर्जन करे। फिर जब बीटा का उत्सर्जन हो जाए तो कोई जरूरी नहीं फिर नया नाभिक बना, कोई जरूरी नहीं वो बीटा का उत्सर्जन करे, अल्फा का उत्सर्जन करे। तो वो नए नए तत्वों में बनता जाता है और अलग अलग, कभी अल्फा कभी बीटा, कभी अल्फा कभी बीटा का उत्सर्जन करता जाता है, और साथ में गामा रेस निकलती है। अब गामा गुण जब हम पढ़ेंगे, गामा 6 पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे गामा साथ में ही क्यों निकलता है ना। गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, वो रेस्ट मास 0 होता है, एज ए वो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है ना, उसका चार्ज होता है ना, मास होता है रेस्ट, हाँ गतिक मास होता है, ठीक है। और वो दोनों के साथ साथ बीटा के साथ भी आता है और गामा के साथ भी आता है। वो बताएंगे कि जब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी अल्फा या बीटा का उत्सर्जन होता है तो नाभिक एक्साइटेड अवस्था में चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में जाता है। तो जब एक्साइटेड से वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो एक फोटॉन के रूप में एनर्जी निकालता है। उसी तरह से न्यूक्लियस भी जब एक्साइट अवस्था से लो अवस्था में आता है तो ये गामा रेस का, गामा फोटॉन का उत्सर्जन करता है, और भी कितने सेकेंड में, 10⁻⁸ सेकेंड में। तो इतना कम समय अल्फा के साथ भी आया और बीटा के साथ भी आया, तो दोनों में इतने का अंतर है ना,
10 या 8, इतना कम समय है तो इसीलिए लगता है कि दोनों के साथ आ रहा है, इसीलिए लगता है कि वो दोनों के साथ आ रहा है, क्योंकि उसके उत्सर्जन में बहुत कम समय लगता है ना। तो इसीलिए वो अल्फा के साथ भी आता है और बीटा के भी साथ आता है, क्योंकि अल्फा जब उत्सर्जित होता तभी नाभिक एक्साइट अवस्था में जाता है, बीटा उत्सर्जित होता तभी उत्तेजित अवस्था में जाता है, और जब वापस अवस्था में आता है तो इतने सेकंड का टाइम है दोनों के अंदर, तो इसलिए दोनों के साथ वो निकलता है बाहर, है ना। तो टाइम इतना अल्प होता है कि पता नहीं चलता है, तो ऐसा लगता है कि वो दोनों के साथ आ रहा है, आगे पीछे नहीं होते ना, तो वो दोनों के साथ निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले अल्फा कणों के गुण हैं, फिर क्षय के बारे में। गुण क्या है कि ये धनावेशित नाभिक है ना। ये कहने का मतलब है कि हीलियम परमाणु का नाभिक होते हैं। अल्फा कण क्या है, हीलियम परमाणु का नाभिक होते हैं। हीलियम परमाणु का क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, ठीक है ना। इन पे 2 धनात्मक आवेश होता है, इन पर 2 धनात्मक आवेश होता है, और इनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो 4। जो मास होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन गुणे एमयू, मतलब 4 mu के बराबर होता है। तो इसका जो मास होता है 4 mu होता है, यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। क्या होता है, 4 गुना होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है, यानी कि हीलियम पे 2+ होते हैं, जो मास होता है वो 4 mu होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज है, रदरफोर्ड के द्वारा देखा गया था कि ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, और किधर विक्षेपित होते हैं, ऋण प्लेट की ओर। 2 प्लेट लगाए तो उसी से पता चला कि इस पे धनात्मक आवेश होता है, उसी से पता चला कि इस पे क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। इनकी आयनीकरण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इनकी आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक इसलिए अधिक होती है क्योंकि इनका जो वेग कम होता है, मास ज्यादा होता है, और इनका चार्ज ज्यादा होता है। तो जो भारी होते हैं कण, जिनका चार्ज ज्यादा होता है, कम वेग होता है, वो आयनीकरण ज्यादा करते हैं, और जो हाई वेलोसिटी से जाते हैं, जिन पे चार्ज कम होता है, वो आयनिक करते बिना किए हुए बाहर निकल जाते हैं, है ना। किसी से टकराए तो उसको डिस्टर्ब किए क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब इस पे प्लस चार्ज होता है, आयनीकरण का मतलब होता है परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। तो ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को खींच लेते हैं। तो मास ज्यादा भारी होने के कारण, वेलोसिटी कम होने के कारण, चार्ज ज्यादा होने के कारण आयनीकरण क्षमता इनकी अधिक होती है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देते हैं टकरा करके। लेकिन भेदन क्षमता कम होती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होती है इनके पास, तो वेलोसिटी कम होती है इसलिए भेदन क्षमता कम होती है, यानी किसी को भेद नहीं पाते हैं। तो इनकी भेदन क्षमता कम होती है, किंतु भेदन क्षमता सबसे कम होती है, क्षमता सबसे कम होती है ना। इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। जब ये उत्सर्जित होते हैं
अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, दो प्रोटॉनों की कमी होती है कि भाई एक हीलियम परमाणु निकल गया तो दो प्रोटॉन कम हो जाएगा और चार द्रव्यमानों की कमी होती है। यानी कि अल्फा कण के उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, यानी परमाणु भार में अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या या उसी को परमाणु भार में 4 की कमी होती है। परमाणु भार मतलब उसका मास, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी हो जाती है, 4 की कमी हो जाती है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि ये कोई नाभिक है जिसका एटॉमिक नंबर ये है और द्रव्यमान संख्या ये है, तो इससे अगर हीलियम कण यानी अल्फा प्लस प्लस उत्सर्जित होता है तो ये मान लीजिए वाई बनता है, तो वाई जेड में कितने होते, 2 की कमी और 1 में कितना होता, 4 की कमी हो जाती है ना। इसे हम लोग पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं और इसे डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इस बात का, तो जैसे यूरेनियम 92 238 है। अगर ये अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो क्या बनता है, मतलब याद है थोरियम बनता है 90 और ये 4 की कमी है तो 234। ठीक है ना। साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकलती है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो देख रहे हैं 92 से ये 90 हुआ। हाँ, एक चीज़ है कि दोनों साइड्स, ये इक्वेशन के दोनों साइड परमाणु क्रमांक बराबर होने चाहिए और दोनों साइड में द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक अल्फा कण हो गया। अब देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक 92 है तो यहाँ पे 90 है। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ हीलियम ही ले लेते हैं, हीलियम बाहर आ गया तो 2 4, तो देखिए 90 2 92 और 234 4 238। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये थोरियम जैसे N और P क्या है, क्या नाम है का रेशियो अगर देखेंगे तो N अगर निकालें 234 में से 90 तो 144 और P 90 है तो लगभग 1.6, यानी स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी बेल्ट पर आ सकते हैं। ठीक है ना। तो लगभग 1.6 आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्टेबल हो जाते हैं कुछ। ठीक है। अब चलिए कि इनकी एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं और मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब जाहिर सी बात है कि जब भी जो भी नंबर होगा 5वां 6वां, जब भी कोई मान ले ये है जेड है और ये है, इससे जब भी कोई हीलियम परमाणु निकलता है, हीलियम का नाभिक, तो एक ये बनता है और ये -4 और इससे बहुत मात्रा में क्या निकलते हैं, एनर्जी निकलती है। ठीक है ना। बहुत मात्रा में क्या, ये एनर्जी इन दोनों को मिल जाती है अलग अलग। ठीक है। तो एनर्जी क्यों निकलती है, क्योंकि यहाँ पे मास डिफेक्ट हो जाता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अगर इसका मास और इन दोनों का मास mu में लिया जाए, इसका
तो हम देखेंगे कि कुछ मास की कमी हो गई और वही मास जो होता है किस में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। तो मास डिफेक्ट अगर हम निकालें तो यहाँ पे डेल्टा एम क्या होगा, पेरेंट न्यूक्लियाई है जैसे कि मास ऑफ एक्स है ना। अब यहाँ पे 2 है, अल्फा पार्टिकल का मास प्लस एम वाई दोनों का मास, ये मास डिफेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, मास डिफेक्ट। ठीक है। अब इसके अगर एनर्जी की बात करें तो डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, यानी एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई है ना। ये मास डिफेक्ट हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर। अगर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो अगर कहने का मतलब है कि डेल्टा एम एक एमयू की, अगर एक एमयू की बात करें, यहाँ पे एमयू का गुणा कर दें तो एक एमयू के 6 होने पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 931.5। हमने केवल इतना लिखा था तो वो भी गलत नहीं है, ये भी इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। तो आप तो इतने मास डिफेक्ट में एक एमयू में जब उतने निकलते हैं तो इसमें कितने निकलेगी, तो आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं है ना। शॉर्टकट में क्या है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एक्स एम एल्फा एम वाई और यहाँ गुणा कर देंगे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल सकती है। ठीक है। अब यही एनर्जी जो है, अब जैसे कि हम लोग जो है वो एनर्जी जो है दोनों, ये एनर्जी जो निकलती है इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में दोनों को मिलती है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैसे निकलती है। अब जैसे छठवां है, मोमेंटम की बात करें तो शुरू में क्या है, न्यूक्लियाई रेस्ट होता है। जैसे ये न्यूक्लियाई है, मान लो यक्स है और यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल आया हीलियम 24 और यहाँ पे एक वाई में बदल गया। किस में बदल गया, वाई में, या इसको अल्फा ही लिख दीजिए, अल्फा में आया और एक वाई डॉटर न्यूक्लियाई में बदल गया। ठीक है ना, एक दूसरे तत्व में बदल गया। तो रेस्ट में इसका जो रेस्ट मोमेंटम जो होता है वो पी आई क्या होता है, 0, क्योंकि शुरू में ये रेस्ट पर होता है। शुरू में क्या होता है, रेस्ट पर होता है। अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगता नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि जब मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो प्रारंभिक संवेग बड़ा अंतिम संवेग, इसका मतलब है कि पी एफ भी क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मास एम अल्फा है और इसका मास एम वाई है। ठीक है। तो दोनों का मास, अब इसकी वेलोसिटी की बात करें तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये वी अल्फा से आएगा है ना, इसकी वेग मान लीजिए वी अल्फा है। अभी हम देखेंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और ये क्या है, वी वाई। ठीक है। तो फाइनल भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम 0 होने का मतलब क्या होगा कि एम अल्फा वी अल्फा बराबर हो जाएगा एम वाई वी वाई, तभी तो फाइनल भी 0 हो जाएगा। एम अल्फा वी अल्फा माइनस एम वाई वी वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक की वेलोसिटी की डायरेक्शन दूसरी तरफ है, तो एक की दूसरी तरफ है तो दूसरे की क्या, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये दोनों क्या है, एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा। अगर ऐसा है तभी ये बराबर आएगा, इन दोनों को बराबर लाना है। यानी कि फाइनल 0 होने का मतलब क्या है कि एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी से विपरीत दिशा में होगी, तब ऐसा होगा। और ऐसा करेंगे तब ये बराबर आएगा, और ऐसा नहीं करेंगे तब तक 0 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि फाइनल मोमेंटम 0 होने के लिए दोनों को एक दूसरे के अपोजिट जाना चाहिए, है ना, तब जाके ये आएगा। यानी एम अल्फा वी अल्फा बराबर एम वाई वी वाई।
ठीक है, कहने का मतलब है कि पी अल्फा यानी कि दोनों का मोमेंटम बराबर होना चाहिए और प्रारंभिक के बराबर होना पी। ये लगाने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का मोमेंटम सेम होता है, जितना इसका होता उतना इसका होता। ऐसा क्यों सेम आया? क्योंकि ये शुरू में रेस्ट पे होता है, तो रेस्ट पे है तो इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक मोमेंटम है 0 है, फाइनल भी तब 0 होना चाहिए। तो फाइनल 0 होने का मतलब है इनको अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए इनकी वेलोसिटी, तो अपोजिट हमने लगाया और उसको 0 कर दिया, देखा दोनों का मोमेंटम सेम आया। तो अल्फा पार्टिकल और जो डॉटर न्यूक्लियर उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी जो पार्टिकल जो अल्फा और बनता है उसकी काइनेटिक एनर्जी और जो ये दूसरा नाभिक बनता है उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो भी नंबर है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अब जैसे कि ये अक्ष है, इससे अल्फा मिला और वाई बना, ठीक है ना, और इसके साथ साथ ये एनर्जी इमिट होती, ये एनर्जी इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी में मिलेगी। मतलब Q जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा होगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई होगी। ठीक, अब जानने की बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पी अल्फा स्क्वायर अपान 2m अल्फा प्लस इसका भी हो जाएगा पी वाई स्क्वायर अपान 2my। ऐसा आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर अपान 2m, पीछे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से दो Q बराबर हो जाएगा पी अल्फा स्क्वायर एम अल्फा प्लस पी वाई स्क्वायर एम वाई। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 2Q बराबर हो जाएगा एम अल्फा एम वाई, है ना, दोनों लघुत्तम हो जाएगा तो एम अल्फा कट जाएगा तो पी अल्फा स्क्वायर एम वाई कट जाएगा तो एम अल्फा पी वाई स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जा कर के इधर गुणा हो जाएगा तो बनेगा क्या 2Q एम अल्फा एम वाई बराबर पी अल्फा स्क्वायर एम वाई प्लस एम अल्फा पी वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से जानते हैं कि जो P है वो मोमेंटम दोनों का सेम होता, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि दोनों का मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है, अभी पीछे पढ़ा गया है ना, तो वो कॉमन हो जाएगा तो पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा एम वाई प्लस एम अल्फा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर हो गया, पी स्क्वायर की बात करें तो 2Q एम अल्फा एम वाई, है ना, नहीं गुणे नहीं है ये, अरे गुणा है, एम अल्फा एम वाई और यहाँ हो जाएगा एम अल्फा एम वाई। ये पी स्क्वायर का, जब हमें पी स्क्वायर मिल गया तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी अल्फा क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पी स्क्वायर बटे 2m अल्फा, तो पी स्क्वायर बटे 2m अल्फा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2Q है। अब तो 2m अल्फा होता है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो Q बचेगा और अल्फा कम हो जाएगा तो एम वाई बचेगा और नीचे क्या है एम अल्फा प्लस
my। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी आप y हो जाएगा तो q m अल्फा और m अल्फा प्लस my। आप क्योंकि जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m। p² की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, तो यहाँ से जो है के ई अल्फा और के ई वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना भाई, एम अल्फा से एम अल्फा 2 कट जाएगा, दूसरी बार 2my कट जाएगा तो ही बचेगा। ठीक इस तरह से हम प्रत्येक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल की। और दोनों का मोमेंटम सेम होता है, हमने अभी पहले जो है देखा कि दोनों का मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं बीटा डीके की ओर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, बीटा डीके कैसे होता है। और बीटा कण के पहले गुण कुछ ले लेते हैं, फिर उसका डीके देख लेते हैं, मैंने 6। चलिए तो अब जो है क्या है, बीटा कणों के गुण और बीटा 6 है ना। तो दूसरा गुण है बीटा कणों के गुण, कणों के गुण भी आ जाएगा इसमें, यानी बीटा 6। तो बीटा 6 दो तरह का होता है, अभी हम बाद में बात करते हैं उसकी। पहले कुछ गुण, यानी वो भी गुणे में आएगा, लेकिन कुछ गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये अभी हमने बताया था कि ये ऋणावेशित कण है, क्योंकि प्लेट के धन प्लेट की ओर गए थे। ये ऋणावेशित कण है, कणों के बने होते हैं, कण होते हैं। बीटा जो है ऋणावेशित कण होते हैं। ठीक है ना। इनका आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इनका आवेश, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इनका आवेश तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्यों ऋणावेशित कण से बने होते हैं, क्योंकि ये धन प्लेट की ओर मुड़े थे, है ना। और ये भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र अगर आवेशित है तभी प्रभावित हो, क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। इनकी आयनीकरण क्षमता जो है वो सबसे यानी कि अल्फा से कम होती है, लेकिन गामा से अधिक होती है ना। इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम तथा गामा से अधिक होती है। 100 गुना अधिक गामा से होती है, इससे 100 गुना कम होती, अधिक होती है ना। भेदन क्षमता, इनकी भेदन क्षमता जो है अल्फा कण से अधिक किंतु गामा किरण से कम होती है। 100 गुना अधिक, 100 गुना कम होती है ना, क्योंकि इनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए भेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना। तो इनके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी इनको बाद में लिखते हैं, है ना, कि इनके उत्सर्जन से जो है देखिए 2 तरह का उत्सर्जन होता है, इसलिए अभी वो बाद में लिखते हैं। ठीक है ना।
कि इनके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में एक में वृद्धि होती है, लेकिन परमाणु भार में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसा कब होता है? तो बीटा डीके दो तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है। हालांकि जो पॉजिट्रॉन होता है या जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर आते हैं बीटा कण, ये परमाणु के कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये नाभिक से आते हैं। अभी कैसे आते हैं वही चीज देखा जाएगा अभी, ठीक है ना। ये कैसे आते हैं वही चीज हम लोग देखेंगे। तो जो बीटा कणों का क्षय होता है, जो बीटा क्षय होता है वो दो तरह का होता है ना। बीटा क्षय क्या होता है? दो तरह का होता है, एक निगेटिव होता है क्षय और एक बीटा पॉजिटिव क्षय होता है। एक निगेटिव क्षय होता है, एक पॉजिटिव क्षय। तो निगेटिव जो होता है एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मास को यहाँ नगण्य मान लिया गया है, और ये असल में पॉजिट्रॉन होते हैं। इसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। और ये एंटी कण होता है इलेक्ट्रॉन का, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअल में क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ बीटा माइनस वाला डीके पढ़ेंगे, है ना। पहले बीटा माइनस वाला डीके की असल में जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते नहीं है तो कैसे बाहर आते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। फिर इसका रिएक्शन देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का जल्दी से, ठीक है। चलिए अब चलिए अब देखिए बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस डीके में क्या होता है? ये होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। इसको या तो ऐसे भी लिखते हैं, है ना। लगभग इसका मास जो होता है वो 0 होता है, चार्ज माइनस ये होता है। मास होता है लेकिन लगभग 0 होता है, और जो चार्ज की बात करें तो माइनस ई होता है, मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना। जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कोई कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसका जो है एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये x है और ये z है और ये a है। तो जब भी बीटा डीके होता है तो एक नया तत्व बनता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो एक y बना, तो a इसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि z में क्या होता है? एक की वृद्धि हो जाती है। z में क्या होती है? एक की वृद्धि हो जाती है, यानी एक प्रोटॉन बन जाता है। तो हालांकि इसमें होता क्या है, और साथ ही साथ में हालांकि ये लोअर लेवल पे नहीं है, इसमें एक न्यूट्रिनो, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बन जाता है। न्यूट्रिनो का न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है उसको भी देखेंगे। इसको हम लोग एंटी न्यूट्रिनो नाम दिया गया है ना। एंडरसन ने इसकी खोज, एंटी न्यूट्रिनो तीनों पार्टिकल कहते हैं। एंटी न्यूट्रिनो का मतलब है मास भी 0 होता है और चार्ज भी 0 होता है, और न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होता है। और क्यों आया है उसको भी अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्यों आया है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन 7, 6 और 14 की बात करते हैं। इससे हमारा मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी बीटा कण, इसी को आप बीटा भी कण कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि एक प्रोटॉन बढ़ गया, ये नाइट्रोजन में बदल जाएगा, 7 और 14, साथ में एक न्यूट्रिनो कण निकलता है। नाभिक के अंदर इसका अस्तित्व होता है, बाहर नहीं होता है।
है ना। इसको क्यों लिया गया है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, है ना। ये स्पिन मोमेंटम के लिए और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को सही रखने के लिए इसकी कल्पना की गई थी, एंटी न्यूट्रिनो की, है ना। तो होता क्या है, रियल में क्या होता है कि बीटा डीके में, यानी कहने का मतलब है कि जब बीटा 6 होता है तो इसमें एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, न्यूक्लियस के अंदर। इसमें क्या है कि प्रोटॉन टूटता है जिसका चार्ज 0 होता है, मास 1 mu करने का मतलब होता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जैसे प्रोटॉन को ऐसे दिखाते हैं या 1p1 दिखाते हैं ना, मास 1 mu होता है एक प्रोटॉन का। तो इसमें क्या होता है, बीटा निकलता है, ठीक है ना, और क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है, और साथ में क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो असल में क्या होता है कि इसमें एक न्यूट्रॉन जब टूटता है तो एक प्रोटॉन बनता है। तो बीटा डीके में तो इसीलिए एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, परमाणु क्रमांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। हाँ सर, ये जो एंटी न्यूट्रिनो है इसकी खोज, मतलब ये टर्म जो है वो पाउली नाम के वैज्ञानिक ने इंट्रोड्यूस किया था, मोमेंटम को, स्पिन मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए और काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसको कंजर्व रखने के लिए, है ना। तो जो एंटी न्यूट्रिनो है ये डिस्कवर किया गया था पाउली के द्वारा, और उन्होंने न्यूट्रिनो क्यों इंट्रोड्यूस किया था, एनर्जी कंजर्वेशन और स्पिन मोमेंटम के लिए, यानी कि ऊर्जा संरक्षण तथा स्पिन मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, स्पिन संवेग को, यानी चक्रण कहने का मतलब, चक्रण संवेग को, है ना। ऊर्जा संरक्षण तथा चक्रण संवेग को के लिए संवेग को संतुलित के लिए करने के लिए, को संतुलित करने के लिए जो एंटी न्यूट्रिनो होता है, ट्रिनो को पाउली द्वारा डिस्कवर किया गया, पाउली द्वारा खोजा गया कण है, कण होता है, ठीक है ना। मतलब सब तो सही थे लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं हो पा रही थी और चक्रण संवेग, स्पिन मोमेंटम जो कंजर्व नहीं था, है ना। इसीलिए इस टर्म को शामिल किया गया एंटी न्यूट्रिनो को। जो न्यूट्रिनो का एंटी कण है इसका भी मास 0 होता, चार्ज 0 होता, ठीक है ना। इसका भी मास 0 होता है और चार्ज 0 होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि अब देखिए दिक्कत ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है नहीं तो फिर वो नाभिक से बाहर कैसे होता। तो रियल में यही होता है कि नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन टूटता है और प्रोटॉन में बदलता है और एक बीटा कण निकलता, साथ में एंटी न्यूट्रिनो कण निकलता। अब देखिए ये -1 है, अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या 0 है तो यहाँ भी 0 हो गई, यहाँ 1 है तो इनको भी जोड़े तो 1। और इस पर ना कोई चार्ज होता है ना कोई इसका मास होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो एनर्जी इसके साथ आती है, मान लीजिए x है और ये जब निकलता है यहाँ पे बीटा -1 0 निकलता है, और एक मान लीजिए और कोई एलिमेंट बनता है, जो भी बनता है ना, और साथ में न्यूट्रिनो होता है और प्लस में एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है इसके साथ जाती है, क्योंकि ये इतना हल्का कण होता है कि टोटल एनर्जी जो काइनेटिक होती है वो इसके साथ हो जाती है।
नियरली करीब करीब 0 काइनेटिक एनर्जी जो है इसके पास होती है। यानी कम से कम इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, बाकी टोटल एनर्जी इसके पास हो जाती है ना। बहुत, क्योंकि ये बहुत छोटा कण होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा कण होता है ना। सभी एनर्जी इसके पास होती है, जितने भी काइनेटिक एनर्जी होती है इसी के पास होती है। यानी यहाँ पे लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन हल्का व छोटा होने के कारण लगभग पूरी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इसी के पास होती है ना। नियरली क्यू जो है टोटल इसी के पास हो जाती, काइनेटिक एनर्जी या बीटा पार्टिकल, है ना, टोटल इसी के पास हो जाती है। ठीक है ना। और Q जो होता है किसके बराबर होता है? Q ये जो mx है इसके मास डिफेक्ट और m बीटा प्लस my, और इसमें अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें तो ये होता है, ये एनर्जी होती है। ठीक है ना। तो ऐसा होता है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है ये भी देख लिया जाए। तो एक्सपेरिमेंटली अभी हमने देखा था ना, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था, रदरफोर्ड के द्वारा ये देखा गया था कि जितने भी पार्टिकल बीटा निकलते थे सब अलग अलग वेलोसिटी से निकलते थे, उनका विक्षेप भी अलग अलग होता था। इसका मतलब सभी बीटा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? अलग अलग होगी। जो क्यू है हर बीटा पार्टिकल के अलग अलग, जबकि अल्फा पार्टिकल की सेम होती थी, तो इसलिए वहाँ एनर्जी भी कंजर्व था, मोमेंटम भी कंजर्व था। यहाँ भी क्या होता है कि जो क्यू है ये सभी बीटा पार्टिकल के पास अलग अलग होती है। यानी एक्सपेरिमेंटली ये खोजा गया कि जितने भी बीटा पार्टिकल हैं वो सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, इसीलिए एंटी न्यूट्रिनो जो है वो प्रकट हुआ, एक तरह से रोल में आया, है ना। तो ये भी वेरिएबल एनर्जी लेता है। तो कहने का मतलब होता है कि जो एनर्जी इसमें रिलीज होती है, ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है इस रिएक्शन में, मतलब ये पेरेंट न्यूक्लियाई होता है कहने का मतलब, और ये क्षय तब तक होगा जब तक कि कोई अस्थायी न्यूक्लियाई नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बीटा पार्टिकल निकलेंगे और इससे ये टोटल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो कहने का मतलब ये एनर्जी सबको बराबर बराबर मिलती नहीं है ना। ये सबको एक इक्वल सेम एनर्जी काइनेटिक नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब है कि एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे रोल आया है, एक पिक्चर में आया है, इसलिए आया है कि जो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग मिलती है, यानी हो सकता है कि किसी में टोटल मिल गई इसको, किसी दूसरे में क्या होगा कि इसके पास ये तो इसके पास जाती नहीं है। तो जो काइनेटिक एनर्जी ये डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब है कुछ इसका 95% ये अगर इसको ले लिया तो जो शेष बचा वो कहाँ गई, वो एनर्जी कहाँ गई? तो वो एनर्जी इसके पास मानी गई कि वो एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो के पास होती है। वो एनर्जी किसके पास होती है? एंटी न्यूट्रिनो के पास होती है। यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है, इसको हम मिटा दें, यानी जो क्यू होता है वो तरह से जो काइनेटिक किस में बदल जाता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा में और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो में। यानी कि अगर इसके पास ज्यादा है तो इसके पास कम है, अगर इसके पास कम है तो इसके पास ज्यादा है। कहने का मतलब है कि दोनों वेरिएबल एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, ये भी ये भी। इन दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो बिल्कुल अपोजिट आएगा, क्योंकि अगर अधिक पोर्शन इसके पास एनर्जी का आ गया तो इसके पास कम आएगा, और इसके पास ज्यादा आ गया तो इसके पास कम आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो जितने भी बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होते हैं
उस सभी के पास काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी सेम ना होने के कारण एंटी न्यूट्रिनो जो है अकाउंट में आया, मतलब कहने वाला पिक्चर में आया, उसका रोल यहाँ पे लाया गया पाउली के द्वारा कि भाई जब सारे बीटा पार्टिकल के पास जो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है तो बाकी एनर्जी गई कहाँ, है ना। कहने का मतलब है इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं होती है, लगभग 0.1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब इसकी टोटल एनर्जी इसके पास नहीं है, इसका कुछ पोर्शन इसके पास है, तो जो इसके पास बचा वो कहाँ गया, तो इसीलिए एंटी न्यूट्रिनो आया कि जो बचती एनर्जी वो इसके पास जाती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो इसीलिए क्यू इन दोनों में बढ़ जाती है, इसके ज्यादा मिली तो इसको कम, इसको कम मिली, तो इसलिए एनर्जी का कंजर्वेशन सही हो गया, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि जो स्पिन मोमेंटम की बात हो गई, तो स्पिन मोमेंटम के लिए भी इसको लाया गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसका स्पिन मोमेंटम अगर मान लीजिए हाफ है, प्लस हाफ है, तो इसका अगर प्लस हाफ है, इसका माइनस हाफ है, तो इधर तो स्पिन मोमेंटम 0 हो जाएगा, इधर प्लस हाफ हो गया, तो इधर प्लस हाफ हो जाएगा इसका, ताकि दोनों ओर का स्पिन मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह से जो है स्पिन मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एंटी न्यूट्रिनो को इंट्रोड्यूस किया गया, शामिल किया गया, जिसका मास और चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। चलिए, जिसका मास और चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्या होता है, बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन टूटता है, बीटा पार्टिकल बनता है और प्रोटॉन, इसीलिए एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, ठीक है ना, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है, तो इसलिए ये दोनों उत्सर्जित, ये एनर्जी को कंजर्व और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आता है, एनर्जी और मोमेंटम को क्या करता है, कंजर्व करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है ना। तो ये वेरिएबल एनर्जी लेता है और ये भी वेरिएबल एनर्जी, दोनों के पास वेरिएबल, लेकिन दोनों का सम क्या होता है, क्यू के बराबर होता है, क्योंकि इसके पास कम से कम एनर्जी होती है, क्योंकि ये बहुत हल्का पार्टिकल है, टोटल एनर्जी इसी के पास होनी चाहिए। इसके पास कैलकुलेट करके देखा गया 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्यू की एनर्जी जो टोटल इसको ना मिली, तो जो बाकी बची वो गई कहाँ, तो उसी को कंजर्व करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो को पाउली द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो ये हुआ, चलिए इसका इसके शार्ट ले लीजिए। और एक होता है बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस वाला डीके भी देख लीजिए, इसके बाद गामा डीके है, गामा 6 है, ठीक है ना। समय भी बहुत काफी हो गया है, चलिए जल्दी से उसको हाली हाली देख लेते हैं, जल्दी जल्दी। चलिए, बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है। ये बीटा प्लस 6, इसको हम लोग प्लस पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं, या इसको +1 बीटा 0, इसका भी मास 0, इसका भी चार्ज क्या होता है, 0 होता है, इसका भी मास 0 होता है, चार्ज क्या होता है, इसका भी 0 होता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए होता क्या है कि यहाँ पे Z है, यहाँ पे E, जब ये बीटा प्लस जो 6 होता है तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इस घटना में जो है न्यूट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन टूटता है, तो ये जो Y बनता है, तो जब प्रोटॉन ही खत्म हो जाता है तो कहने का मतलब है कि इसमें Z एक कम हो जाता और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। साथ में एंटी न्यूट्रिनो नहीं बल्कि न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है, और प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। अब देखिए तो इधर ए है, अभी देखिए ये +1 है, तो यहाँ पे क्या होता है, इधर भी अगर 0 होना चाहिए। कहने का मतलब यह होता है कि जैसे उदाहरण ले लें कि नाइट्रोजन 7 और ये 14 है, ठीक है ना।
कहने का मतलब 14 का ये 12 जो है ये समस्थानिक है। और यहाँ पे अगर बीटा 1 का डिके हो रहा है यानी 6 हो रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो कार्बन 6 और 12, मतलब है कि देखिए 6 एक साथ 7 12 12, और न्यूट्रिनो बनेगा और चार्ज। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि नाभिक के अंदर क्या होता है कि बीटा डीके के समय जो है प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज होता है। इसमें असल में होता क्या है कि प्रोटॉन जो है किस में चेंज होता है, न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रिनो बनता है चार्ज एनर्जी। देखिए 1 1 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो रियलिटी में क्या है कि इस समय क्या है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रेशियो अभी देखा गया था, वहां पे हमने बताया था ना, ये वाला जब स्टेबिलिटी बेल्ट की बात करें तो इधर अल्फा 6 इधर होते हैं और बीटा माइनस वाला इधर प्लस वाला होता है। क्योंकि देखिए अल्फा 6 में भी प्रोटॉन घटते हैं और बीटा प्लस वाले में भी प्रोटॉन घटते हैं, ताकि वो घट करके पी की संख्या कम हो जाए, तो एन और पी लगभग किस पे 1.6 या 1.5 यहाँ पे आ जाए, है ना। तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन टूट करके न्यूट्रॉन बनता है और एक प्रोटॉन की कमी हो जाती है। ठीक है ना। तो ये है। तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर टूटता है, न्यूट्रॉन जनरेट होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मास इंक्रीज करता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसका मास कुछ ज्यादा होता है ना, तो यहाँ मास इंक्रीज बढ़ जाता है। वहां तो मास डिक्रीज करता था जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, तो वो एनर्जी में बदल जाता। यहाँ पे मास इंक्रीज कर देता है, तो इसका मतलब मास इंक्रीज करता है, तो वो मास आया कहाँ से, तो वो मास जानते हैं जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो उसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो मास में चेंज हो करके यहाँ रिवील हो जाती है। तो ये बीटा डीके जो प्लस होता है उससे ज्यादा बीटा माइनस का क्षय होता है, ये कभी कभार होता है ना। तो ये देखिए न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है। जैसे न्यूट्रॉन बना तो मास भी तो बढ़ गया न्यूक्लियस का, और वहां पे मास घटता था तो जो मास डिफेक्ट था वो एनर्जी में ऊर्जा रिवील होती थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था। यहाँ एनर्जी लॉस हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की लॉस होकर के मास में बदलती है और न्यूट्रॉन को मिल जाती है, यानी वो न्यूट्रॉन के मास के रूप में चेंज हो जाती है। तो यहाँ एनर्जी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एनर्जी जो अवशोषित होती है वहां पे क्या होती थी, एनर्जी उत्सर्जित होती थी। यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि यहाँ मास इंक्रीज करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। और ये उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है इस फार्मूले से, मास में बटे c², जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है। ठीक है ना। कभी कभी एक सिमिलर प्रोसेस भी डीके होता है, जब बीटा प्लस का क्षय होता है, एक सिमिलर प्रोसेस होता है, वो भारी नाभिकों के लिए होता है। वो क्या होता है, भारी नाभिक क्या होता है, भारी नाभिकों के लिए, कि न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनता है। और न्यूट्रॉन कब बनते हैं, ये न्यूट्रॉन जहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है, तो प्रोटॉन को कम करने के लिए, प्रोटॉन को कम करने के लिए न्यूट्रॉन बनते हैं। किसको कम करने के लिए, प्रोटॉन को कम करने के लिए। कभी कभी बीटा प्लस का क्षय मतलब हमें एक प्रोटॉन का अगल बगल मतलब कमी हो रही है, तो प्रोटॉन को घटाना और न्यूट्रॉन को बढ़ाना है, तो जो स्टेबिलिटी बेल्ट होता है वो इसके नीचे पड़ते हैं बीटा प्लस। यहाँ प्रोटॉन को घटाना होता है, न्यूट्रॉन बढ़ाना होता है,
तब जाके इस बेल्ट पे आते हैं, तो यहाँ रिएक्शन होता है। ठीक है ना। तो वहाँ न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी लुप्त होती है, मास में चेंज हो जाती है। ठीक है। और कभी कभी बीटा प्लस जो डीके होता है, एक सिमिलर फिनोमेना भी मिलता है कि वहां भी न्यूट्रॉन बनता है ना। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाते हैं। वो ऐसा भारी नाभिक में होते हैं। जब नाभिक भारी होता है तो जो के सेल होती है नाभिक की, जो के सेल होती है एकदम इससे सटी हुई होती है। क्या होती है? इससे सटी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो नाभिक होता है, यहाँ का प्रोटॉन जो होता है वो इस के सेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। क्या कर देता है? इसी तरह का प्रोसेस कभी कभी पाया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन, के सेल वाले इलेक्ट्रॉन को जो इसके पास होता है उसको कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करके वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है साथ में इनका। अब देखिए ये मिल के 0, वहाँ 1 है, 1 है। ये समीकरण भी एटॉमिक मास दोनों और बराबर है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों और सेम है। तो कभी कभी ये भी प्रोसेस पाया जाता है बीटा प्लस डीके में, भारी नाभिक। ठीक है ना। तो इसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस कहा जाता है। तो ये था बीटा 6। ठीक है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग गामा 6 के बारे में भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है। 5 मिनट और है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको बता दीजिए। बाकी जो कमी बेसी रहेगा अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। 5 मिनट और। चलिए बीटा किरणों के गुण, अरे गामा किरणों के गुण, गुणे देख लीजिए। बाकी जो इसका 6 है वो कुछ खास नहीं है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। पहला है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ये विद्युत के उदासीन होते हैं। इस पे कोई आवेश, इन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, यानी फोटॉन के रूप में है। ठीक है। ये प्रकाश की चाल से चलती है ना। इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम, इनकी जो आयनीकरण की क्षमता होती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा, क्षमता सबसे कम तथा भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है। वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी, क्षमता सबसे अधिक होती है। किसी को भी भेद सकते हैं, क्षमता सबसे अधिक होती है। हाँ, एक चीज जो न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो है, लाइट की चाल से चलते हैं, है ना। कहने का मतलब होता है कि इनका जो कहने का मतलब होता है कि किसी में पेनिट्रेट कर जाते हैं, बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है। और जो एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन होता है, हमने लिखा भूल गया कि स्पिन जो होता है वो मोमेंटम हाफ प्लस माइनस हाफ होता है। स्पिन मोमेंटम कितना होता है? प्लस माइनस हाफ होता है। और इसकी जो भेदन क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है ना। वो एंटी न्यूट्रिनो की बात है। तो चलिए, इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है ना। मास, रेस्ट मास तो इनका 0 होता है। और इनके उत्सर्जन से तत्व के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। इनके उत्सर्जन से जो तत्व के परमाणु क्रमांक व परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता।
ठीक है ना, ये एक तरंग होती है, एक लाइट होती है, फोटान के रूप में चलती है ना। तो इनके पास ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है, और इनका वर्णक्रम भी प्राप्त होता है ना, प्रकाश की भांति इनका वर्णक्रम भी प्राप्त होता है। प्रकाश की भांति इनका वर्णक्रम भी प्राप्त होता है। और ये गामा रेज निकलता कैसे है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है उनका भी कई ऊर्जा स्तर होते हैं ना, किसी परमाणु के नॉर्मली कई ऊर्जा स्तर होते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस का भी कई ऊर्जा स्तर होता है। जब भी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, चाहे अल्फा का हो चाहे बीटा का हो, तो ये लोअर स्टेट्स से एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाता है ना। और बहुत कम समय के लिए वो एक्साइटमेंट होता है, 10⁻⁻10 या 10⁻⁻1 सेकंड के लिए वो हायर स्टेट लेवल में चले जाते हैं, और तब अनस्टेबल होते हैं, तुरंत वो लोअर स्टेट में आते हैं। तो ये गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं, किरण का उत्सर्जन करते हैं फोटान के रूप में, ठीक है ना। जैसे ये लोअर लेवल है, यहाँ से न्यूक्लियस हायर लेवल पे जाता है, फिर लोअर पे आता है, तो यहाँ से फोटान यानी कि गामा किरण का उत्सर्जन होता है। 10⁻⁻10 या 8 सेकंड का समय लेते हैं, इसीलिए बीटा कण के भी साथ आ जाते हैं और अल्फा कण के भी साथ आ जाते हैं, ठीक ना। और अल्फा बीटा क्यों, मतलब एक ही तत्व से अल्फा बीटा एक बार में एक ही अल्फा कण निकलता है, तो अल्फा बीटा कैसे विभाजित हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अल्फा निकलता है तो दूसरे तत्व में बदलता आता है, तो दूसरा तत्व कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा का उत्सर्जन करे, वो बीटा का उत्सर्जन करता है। बीटा निकल गया तो कोई जरूरी नहीं कि फिर वो बीटा का उत्सर्जन करे अल्फा, क्योंकि नए नए तत्व बनते जाते हैं ना। हर तत्व से अल्फा बीटा तब तक उत्सर्जित होते हैं जब तक कि वो अस्थायी नाभिक ना बन जाए, जैसे लेड पे ना आ जाए, ठीक है। तो चलिए, ये उनकी प्रॉपर्टी थी, गामा किरणों के गुण, ठीक है। ये 4-5 है, और भी किताबों में बहुत सारा दिया हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में तब फिर आपसे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।